हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लेके आए हैं थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, रिफ्रैक्शन का, जहां पे बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस क्लास में हम रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 20 मिनट का ये लेक्चर होगा, जिसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे के सारे निपटा लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं मान के चल रहा हूं कि क्लियर हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्रैक्शन। ठीक है, उस पे जाने से पहले अगर मैं आपके बात करूं कि जब भी कोई लाइट किसी एक सरफेस पे, फॉर एग्जांपल यहां पे इस पे एयर है और यहां पे आपका वाटर है। ठीक है, अब कोई भी लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ऐसा होगा, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई इसमें दोनों प्रोसेस होंगे। आफ्टर आफ्टर लाइट स्ट्राइक फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है, कुछ पार्ट जो लाइट का होगा वो क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में ही वापस हो जाएगा। और उसके बारे में आपने पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और कुछ पोर्शन जो लाइट का होगा वो क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में एंटर कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जिसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई एक लाइट किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब सुनना। अब अच्छा एक बात बताना, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों इंसिडेंट रे का ही पार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट लाइट रे जो है आपके पास, उसके पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लेट्स से कि रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्ट। तो मान लेते हैं कि 30% ऑफ लाइट सेम ही मीडियम में वापस हो गई, मतलब 30 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगी आपकी, सेम मीडियम में ही वापस हो गई। तो 70 जूल ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी मीडियम में एंटर कर रही है। समझ में आ गया? क्योंकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट ये इंसिडेंट लाइट रे का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राइटनेस इंसिडेंट रे के पास होगी, मतलब जो लाइट जितनी इंसिडेंट जो लाइट रे होगी जितनी वो ब्राइट होगी, ठीक है, वो उसकी ब्राइटनेस रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के कंपेयर में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट है आपका। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है आपका कि लिखते चलना साथ ही साथ में आप, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, पूरा लिख देता हूं इसको, इंसिडेंट लाइट रे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विल बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट वो इंसिडेंट का ही पार्ट है। तो जितना इंसिडेंट लाइट रे ब्राइट होगी उससे कम रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे ब्राइट होगी। मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट रे का जो ब्राइटनेस होगा इन कंपेयर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। सबसे पहली बात ये। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे में। अब जो रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सुनना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, ठीक है, सबसे जो पहला लॉ हम पढ़ेंगे, पहले लॉ की बात करते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से समझते भी हैं। क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ
normal to the point of incidence and refracted ray they all lie in the same plane. They all lie in the same plane. सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो नॉर्मल होगा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, देखते हैं पहले इसका, ये जो इंसिडेंट रे होगा और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये सारे के सारे एक प्लेन पे लाई करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या होगा, वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. पहला लॉ. दूसरा लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपका सेकंड लॉ. वो क्या बोलता है, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड लॉ आपका ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence, the ratio of sine of angle of incident, the ratio of sine of angle of incident to the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Sine of angle of refraction is always constant. साथ में यहां पे एक लाइन जोड़ लेना आप. ठीक है, इसको भूलना नहीं है. फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, and a given pair of media. ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पहली बात. ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इसको लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है तो ये वाली अक्सर लाइन भूल जाते हैं. ठीक है, तो इसको भी साथ में इसके साथ चिपकाना है. क्या बोला, पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये पहला. दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. इसको पहले अच्छे से लिखते हैं. ये क्या बोला है सेकंड लॉ, ये कुछ ऐसा बोला है, देखना. चलो देखते हैं क्या बोल रहा हूं. ये सेकंड वाला यहां पे भी लिख रहा हूं मैं. क्या बोला गया है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर. ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन ये इसकी एक शर्त है कि जो कलर ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं करनी है और पेयर ऑफ मीडियम जो ले रखा है वो चेंज नहीं करनी है. तभी ये जो रेशियो आएगा ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट. और इस रेशियो को हम बोलते हैं, या फिर इस लॉ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ. क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोला जाता है आपका, स्नेल्स लॉ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका. यहां तक बात क्लियर हुई आपकी. ठीक है, अब इसको समझते हैं ये होता क्या है. ठीक है, सुनना.
यहां तक समझ में आ गया रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। पहला क्या था, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब उन तीनों रे क्या होंगी, वो तीनों रे क्या होंगी, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो इंसिडेंट है और नॉर्मल है ये तो एक प्लेन में हो और रिफ्रैक्टेड रे कुछ बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इनको कंप्राइज करने वाली, इनको रखने वाली एक प्लेन हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये तीनों लाइट रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ये तीनों लाइट रेज, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हमने क्या किया कि आई को चेंज किया तो आर भी चेंज होगा, तो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। उसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट। बस उसके साथ एक शर्त है कि आपका जो कलर ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं करनी है, मतलब एक बार आपने वॉयलेट ले लिया, एक बार रेड ले लिया, दोनों का साइन आई बाई साइन आर किया नहीं होगा, मतलब एक बार वॉयलेट लिया, आई और आर पता है तो उसका रेशियो कैलकुलेट किया, एक बार रेड ले लिया, आई और आर कैलकुलेट किया, उस केस में कांस्टेंट नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये आपको वो रखनी है कि जो आपका स्नेल्स लॉ है उसके लिए क्या शर्त होती है कि कलर ऑफ लाइट और जो मीडियम आपने ले रखा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड है, और अगर मान लेते हैं मीडियम ना होता तो इस लाइट की टेंडेंसी मूव करने की कहां पे होती है, स्ट्रेट लाइन पे। तो ये लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है यहाँ पे, रुको, अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है लाइट, थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, ये होगा डेल्टा आपका। तो अब जानी चाहिए थी इधर और मूव कर गई इधर, तो जितना ये डेविएशन हुआ है उसी को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। अब ये जो मीडियम होता है, मीडियम बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वर्ड होता है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और इनको सबको कनेक्ट करेंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद इसमें फिर से आएंगे हम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दो टाइप के हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात तो ये क्या है, कंपेरेटिवली टर्म है, मतलब दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं कि दो टाइप के हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो हमारा होता है कौन सा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा हमारा होता है आपका, बोलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एन से, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, ये होता है आपका, सुनना, एन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू, ये होता क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होगी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितनी होगी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो ही क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के कंपेयर में जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, एयर के कंपेयर में जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम एयर के कंपेयर में निकालेंगे या फिर वैक्यूम के, एयर या वैक्यूम के कंपेयर में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम। जैसे मीडियम आपका चेंज होता है वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपकी, चेंज होती है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है पहले अगर थोड़ा सा इस पे बात करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर है और यहाँ पे इसके नीचे वाटर है आपका। ठीक है, तो एयर वाले जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, आप ऐसे समझो इसको। ठीक है, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है और इसके कंपेयर में जो वाटर के पार्टिकल्स वो थोड़े से डेंस होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब लाइट रे आपकी एयर से वाटर में एंटर करेगी तो क्या होगा, एयर में जो स्पीड थी जैसे ये वाटर में एंटर करेगी उसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी आपकी, डिक्रीज। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अच्छा इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में होती है वो कितनी होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितना होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, v से। तो बताना यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, c डिवाइडेड बाई v। ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। उसको क्या बोलोगे आप, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, वाटर की एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। और अगर वाटर की एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा, 4/3। और ये किसके कंपेयर में मैं बोल रहा हूं, एयर के कंपेयर में। समझ में आ रहा है। तो अब आता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बारी। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला तो पहले लिख देते हैं इसका। क्या होगा आपका, जो n इज इक्वल कितना हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई v। ठीक है, अब सुनना, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी एक मीडियम को दूसरे एक मीडियम होता है, ये दोनों कंपेरेटिवली टर्म ही है, कंपेयर ही करते हैं। बस एब्सोल्यूट में क्या होगा, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे और वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। और रिलेटिव क्या देता है आपका, कि किसी एक मीडियम को, जैसे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का केरोसिन के रिस्पेक्ट में, ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, जैसे इसको लिखेंगे कैसे, अगर इसके बारे में बात करें, कुछ ये n, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे बोल देते हैं। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में बात करते हैं अपन। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, पहले रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको पढ़ना सीखो। n2 1, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां तक समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं NWG, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ WA, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये वाला जो पार्ट होगा इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम, बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और उसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली। जब भी एयर या वैक्यूम के कंपेयर में आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करोगे वो क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब सुनना क्या इसको पढ़ना आ गया आपको, कि n2 1 का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे आप, जो n2 1 हमने लिखा है इसको लिखोगे कैसे आप, सुनना, n2 1 इसको लिखा जाएगा आपका n2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका n1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब सुनना, एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो ये क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और ये क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब सुनते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख भी देता हूं इसमें पहले। ठीक है, ये क्या होगा आपका, बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
डिवाइडेड बाई क्या होगा यहां पे बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब सुनना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। चलो बताओ, यहां से हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। चलो बताओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब क्या लिखेंगे हम, बोलो V2 डिवाइडेड बाई, अब हम क्या लिखेंगे बोलो, यहां पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसमें क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब बताओ, ये दोनों खत्म, यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, V1 डिवाइडेड बाई V2। समझ में आया? तो यहां से एक रिलेशन हमारे पास सामने आया कि जो N21 होगा वो किसके इक्वल होगा आपका, बोलो N2 डिवाइडेड बाई N1, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बोलो V1 डिवाइडेड बाई V2। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या आपको ये क्लियर हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट किसके कंपेयर में निकालोगे आप, एयर या वैक्यूम के, और रिलेटिव किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्या है, N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, V1 डिवाइडेड बाय V2। यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि N2 ऊपर है और V2 नीचे है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो हम यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं, क्या हमने अभी क्या पढ़ा है, पहले इसके बारे में देखते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो N21 है, सुनना, N21 बराबर हम क्या लिखे, बोलो N2 डिवाइडेड बाई क्या लिखा है हमने, N1, और इसी को हमने किसके इक्वल प्रूफ किया है, बोलो V1 डिवाइडेड बाई V2, यही हमने अभी लिखा है इतना। यहां से हमने एक चीज देखा, यहां से हमने क्या देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, मतलब जो V होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब जितना किसी भी मीडियम का जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अब सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव, जैसे मैंने क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है आपका, रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, तो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, उस वो क्या होगा आपका कंपेरेटिवली क्या होगा, आपका n की वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगा आपका रेयरर मीडियम, और n की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या होगा आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, तो वो कंपेयर करके इन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर और ग्लास लूं, ठीक है, तो वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो वाटर और ग्लास के कंपेयर में देखें तो मतलब आप ऐसे मान के चलो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब दो मीडियम का कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो कंपेरेटिवली दूसरे वाले मीडियम से डेंसर होगा। दैट्स इट। ठीक है, और जो मीडियम डेंसर होगा उसमें डेंसर मतलब n की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जिसका n की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी आपकी, कम। ठीक है, और यही रीजन होता है जब आपकी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो क्या हो जाती है आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज। और जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसकी वजह से जो नॉर्मल से वो लाइट क्या हो जाएगी, आगे भाग जाती है। यहां तक आपको क्लियर है? इतना पोर्शन था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब हम चलते पीछे, इनको कनेक्ट करते हैं। जो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था ना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने पढ़ी है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने पढ़ी है, ये कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने पढ़ी है ये इक्वल होगी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मोर जनरल टर्म अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। समझ में आ रहा है? N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अगर हम आगे चले यहां पे स्नेल्स लॉ को फिर से देखें तो स्नेल्स लॉ में हमने क्या लिखा है, एक बार बोलना। हमने यही लिखा है, क्या लिखा है बोलो, साइन आई डिवाइडेड बाई हमने क्या लिखा है बोलो, साइन आर। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, वो किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसी को हम क्या लिखते हैं बोलो, N2 डिवाइडेड बाई N1। क्या ये रिलेशन आपको क्लियर हुआ? यहां से एक फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, क्या आएगा आपका, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ये हमेशा ध्यान रखना, इसके कंपेयर में ये वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको कंफ्यूजन दूर करेगा। ये ध्यान रखना, जो N21 है, N2 ये आप ध्यान रखना, इसमें लिख दे रहा हूं मैं, N2 वो मीडियम होगा, वो मीडियम होगा, ठीक है, जिसमें लाइट रे जा रही है, जिसमें लाइट रे
जा रही है, और N1 वो मीडियम होगा, N1 वो मीडियम होगा जिससे लाइट रे आ रही है, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ये ज्यादा क्लियर होगा आपका, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं, ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल है, जैसे आप एक एग्जांपल लेना, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका वाटर है और ये आपका एयर है, कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये आपका नॉर्मल, तो जब एयर से वाटर में जाएगी एयर क्या होगा आपका, वाटर के कंपेयर में क्या होगा आपका, रेयर मीडियम होगा, और ये डेंसर, तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी आपकी। तो बताना हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ये पहला मीडियम लाइट जिससे जा रही है, N2 क्या होगा जिस पे लाइट जा रही है, N1 क्या होगा जिससे लाइट आ रही है, और साइन आई क्या होगा ये, और साइन आर क्या होगा ये। तो इसको कर सकते हो आप, ठीक है। अब सुनना एक बार, ठीक है, अब इनके क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और यहाँ पे है, ठीक है, उसको ध्यान से देख लेना। ये फॉर्मूला में कौन सा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा हमने क्या पढ़ा है, जैसे N21, इसका मतलब क्या होता है आपका, बोलो, N21, इसका मतलब होता है आपका N2 डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका N1, यही होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका N21, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं N12 का मतलब क्या होगा, N21 का मतलब N2 डिवाइडेड बाई N1, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, V1 डिवाइडेड बाई V2, और ये लिखा क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर हम इसको ऐसे देखें, N12 ये क्या होगा आपका N1 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका N2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, फॉर्मूले से V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका V1। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, और ये वाला इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, ठीक है, लिखता हूं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, बोलो, यहां पे क्या लिखेंगे, अरे बोलते चलो, क्या लिखेंगे, बोलो, N21 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, N12 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। यहां से हमने क्या लिखा, N2 डिवाइडेड बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई N1 डिवाइडेड बाई N2, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 1। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, N21 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई N12। एक रिलेशन ये ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां तक क्लियर हुआ आपका तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, रिलेशन कौन सा है मैं लिख देता हूं। सबसे पहला एक रिलेशन हमारे पास क्या आया है, बोलो, साइन आई डिवाइडेड बाई, बोलते चलो, साइन आर बराबर क्या होगा आपका, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब जो कांस्टेंट हमारी वैल्यू होगी, यही किसके इक्वल होती है, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहां तक समझ में आ गया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हम कैसे लिखे हैं, बोलो, N2 डिवाइडेड बाई N1 बराबर क्या होता है आपका, बोलो, N1 डिवाइडेड बाई N2, ये होता है आपका, सॉरी, V1 डिवाइडेड बाई V2। यहां तक क्लियर हो गया था आपका, ठीक है। और एक रिलेशन अभी अभी हमने देख लिया कि N21 बराबर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई N12। इस रिलेशन ये बोल क्या रहा है आपका, अगर इसके बारे में बात करें कि बोल क्या रहा है, जैसे अगर मैं बोल दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये एब्सोल्यूट है क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है। ये मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। अगर मैं बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव, अब आपको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करोगे, क्या ये मीडियम इंटरचेंज हो गया, पहले वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर था, अब एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या लिखेंगे, बताओ। ये फॉर्मूला है N21 बराबर 1 डिवाइडेड बाई N12, तो हमें ये पता है WA का, हमें AW का निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई NWA, तो बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3/4। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया? तो ये बेसिक रिलेशन था आपका, ठीक है। इनमें जो आए हुए क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पहले ये बताओ थ्योरी आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ी है, अगर इसको एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा क्या साइन कॉस टेन ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारी चीजें आप देख लोगे, साइन आई की वैल्यू निकालोगे, साइन आर की वैल्यू निकालोगे, और डेल्टा भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से तो आपको मैंने क्लियर करा दी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, फिर इसके बाद देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑफ वाटर इज 4/3, इसका मतलब यही होगा कि रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, दोनों होते कंपेरेटिवली टर्म है, एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या फिर रिलेटिव। रिलेटिव में केवल एक चीज हो जाती है कि वहां पे क्या होगा, आपका दूसरा मीडियम आ जाएगा, मतलब एयर नहीं होगा, किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला देखा n21 बराबर n2 डिवाइडेड बाई n1, v1 डिवाइडेड बाई v2। फिर इसके बाद हमने ये देखा और साइन आई बाई साइन आर, ये चीजें देखी, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर से कनेक्ट किया कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और फिर इसके बाद ये देखा जो n2 होगा वो क्या होगा, वो मीडियम होगा जिससे लाइट रे आ रही है, ठीक है। और वो ये क्या होगा आपका, वो मीडियम होगा जिसमें, बोलो, लाइट रे, वो मीडियम होगा, ये तो लिख दिया हूं, ठीक है, वो मीडियम होगा जिसमें लाइट रे आ रही है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनके न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको एक बार आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में आप ये बता देना कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए और प्रिपेयर कीजिए, फोड़ दीजिए इस बार एग्जाम, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसमें लिखिएगा, वो वीडियोज आपको मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मचाइए। ओके जी, बाय।